वो शेख चिल्ली है, वो बड़बोला है, वो बतौलेबाज है, वो टिड्डियों से अपने मुल्क को नहीं महफूज रख पाया। वो पाकिस्तान का शेख रशीद है। पाकिस्तान का शेख रशीद यानी कि पाकिस्तान का रेल मंत्री है। मोदी का नाम लेते ही थरथराने लगता है। मोदी का नाम लेते ही थरथराने लगता है। नानी याद आ जाती है, गश खाकर गिर जाता है और वो भारत से कहता है कि अब युद्ध की पारी है। जी हां, वो नापाक पाकिस्तान का शेख रशीद है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। जी हां, पाकिस्तान के शेख रशीद ने आज संवाददाता सम्मेलन करते हुए जब एक संवाददाता ने पूछा कि भारत आपको ये जता रहा है कि सुधर जाओ, वहां आतंकी भेजना बंद करो, तो शेख रशीद ने कह दिया कि अब भारत चीन से नहीं पाकिस्तान से हाथ करे, पाकिस्तान से दो हाथ करे। जी हां, देश का सवाल में जब एक अलग शख्सियत है हमारी, हर किसी को हमारे अंदाज कहां बातें हैं, हर बार टकरा कर गिरते हैं औंधे मुंह, मगर मेरे दुश्मन अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं। ये कुछ लाइनें हैं जिनका मतलब एक बच्चा भी समझता है, लेकिन शायद पाकिस्तान को इन लाइनों का मतलब 70 साल बाद भी नहीं समझ आया और वो हर बार भारत से मुंह की खाने के लिए भारत को ललकारने से नहीं बाज आता, यानी कि नहीं चूकता। कंगाल इमरान खान हाथ में एक कटोरा लिए दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो भी आखिरी लड़ाई की गीदड़ भभकी। अरे इमरान साहब, आप 1971 भूल गए, आप 1999 भूल गए, आप 2016 की एयर स्ट्राइक भूल गए, आप 2019 की एयर स्ट्राइक भूल गए, या आप झुककर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने की बात भी भूल गए। चलिए, ये बातें कुछ पुरानी हो सकती हैं, लेकिन आप 370 पर दुनिया भर में गिड़गिड़ाने के बाद अपना अपमान कैसे भूल गए? आप घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया कैसे भूल गए? और अगर भूल गए हैं तो हम आपको और आपके शेख चिल्ली, शेख रशीद, जी हां, आपका अपना मंत्री, उसको औकात दिखा देते हैं। उससे पहले कि हम देश का सवाल शुरू करें, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती। अगर इस दफा इंडिया ने पंगा किया तो उसको तुम देंगे, ये आखिरी लड़ाई होगी। कंगाल पाकिस्तान दुनिया से मांगे भीख। मोदी का नाम सुनकर जिसकी निकल जाती है चीन। जिस पाकिस्तान की भारत के सामने नहीं कोई विसार, फिर भी वो भूल जाता है अपनी औकात। भारत ने इस महीने के अंदर अंदर इस साल 8 ड्रोन हमले किए और चीन से उसने पंगा कोई नहीं लेना। उसने अगर पंगा करना है तो हमसे कर रहा है, और अगर इस दफा इंडिया ने पंगा किया तो उसको तुम देंगे। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है और ये आखिरी लड़ाई होगी। सुना आपने पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री का बयान, जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है कि ये लड़ाई आखिरी होगी, पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है। अरे जनाब, पाकिस्तान के पास गुंजाइश थी कब? लेकिन ये शेख रशीद को समझाएगा। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है और ये आखिरी लड़ाई होगी। ये पाकिस्तान का वो मंत्री है जिसे मोदी का नाम लेते ही करंट लग जाता है। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लगे। खैर, ये इमरान का वही मंत्री है जिसको ये नहीं पता कि वेंटिलेटर क्या होता है। ये पाकिस्तान का वो शेख चिल्ली है जिसे अपने मुल्क की आबादी नहीं पता। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो
24 करोड़ लोगों ने 23.24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। इतना ही नहीं, इसके नाम एक और तमगा है और वो है महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजने का। और इसके बारे में एक बड़ी जानकारी ये कि पाकिस्तान का रेल मंत्री शेख राशिद ऐसा नेता है जो दल बदल और पाला बदलने में माहिर है, लेकिन इस बार इमरान के मंत्री के पाले में कुछ गलत फहमियां आ गई। और अगर इस दफा इंडिया ने पंगा किया तो उसको तुम देंगे। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है और ये आखिरी लड़ाई होगी। ये थे पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री शेख रशीद। आपने सुना, बड़ी बड़ी बातें ये कोई बड़बोला ही कर सकता है। शेख चिल्ली हमेशा जिस डाल पे बैठता है उसी डाल को काटता है। टिड्डियों से आप अपने मुल्क को नहीं बचा पाए जनाब। आप क्या भारत की तरफ देखते हो? हमारी आंखें उठती हैं तो आपके वजीर आजम घबरा जाते हैं, थरथराने लगते हैं, ये कह देते हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में चर्चा करने के लिए मेरे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल है। पैनल में मेरे अपने सहयोगी स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार, मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कर्नल शिवदान सिंह, और पाकिस्तान से पाकिस्तानी पत्रकार जमीर डहटो। जमीर, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगा। जमीर, आप ISI का मैसेज तो नहीं पढ़ रहे हैं? जी। शाजिया, हमने सदन में कसम खाई है, हमारे गृह मंत्री ने कसम खाई है, अब की बार POK पर वार और POK में तिरंगा फहरेगा। इस कसम ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दिए। शाजिया। जी बिल्कुल, और आप देखिए पाकिस्तान के जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कितने परेशान और हताश ये हैं बेचारे। और एक एक करके उनकी सारी की सारी नाकामियां, चोरियां पकड़ी गई। आपने देखा किस तरह से पुलवामा 2 करने पर भारत ने कैसा शानदार पलटवार किया है। आपने देखा सारे के सारे मंसूबे जो उनके थे किस तरह से पूरी तरह से फेल कर दिए हैं। और आप देखिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डिप्लोमेटिकली भी और हर एक तरीके से भी भारत और चीन की हाई लेवल मीटिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा चल रही है। और उस स्तरीय बैठक में सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो तय हो रहे हैं और एक बराबरी के साथ, समानता के साथ, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। एक तरफ तो इमरान खान के आप सारे ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी नफरत में पूरी तरह मुलव्विज है। हर बात पे पता नहीं क्यों भारत के मुसलमानों की उनको बड़ी फिक्र है। काश उन्हें अपने देश के मुसलमानों की फिक्र होती, काश उन्हें चीन में जो नरसंहार हो रहा है मुसलमानों के साथ उसकी उनको फिक्र होती। लेकिन अभी तो उनकी सारी की सारी जो है किरकिरी जो है सामने आ रही है। और ये हताश, परेशान, सब पकाया हुआ और बहुत ही एक गरीब मायूस देश इस तरह की जो है आखिरी गुहार लगा रहा है मदद की। आखिरी गुहार लगा रहा है। शाजिया, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये समझ गया है कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुलम्मा चल रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार साहब, पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद कह देते हैं कि भारत ने एक महीने में 8 ड्रोन से हमला किया है। मुझे ऐसा लगता है भारत के ड्रोन ही F-16 के लिए काफी है। पाकिस्तान के मंत्री महोदय क्या बोलते हैं वो तो वहां पाकिस्तान की सरकार ही नहीं सुनती, ISI नहीं सुनती, आर्मी नहीं सुनती, प्राइम मिनिस्टर को भी वहां नहीं होता। हमारे लिए इनके भाषणों का कोई मतलब होता नहीं है। असली सत्ता जिनके हाथ में है वो क्या सोच रहे हैं वो हम अपने हिसाब से उसको परसेप्शन हम उनका देखते हैं, असेस करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इस तरह की भाषणबाजियों से कुछ नहीं होने वाला है। इस वक्त पिछले 1 महीने में भारत जिस तरह से उभर के सामने आया है
ये जो चाइना के साथ फेस ऑफ में हुआ है, हमें इसमें कई बहुत अच्छे फायदे भी हुए हैं। क्विक रिस्पांस से हमारी आर्मी मूव करके लोकेशन में एक्टिव हो जाती है, ये हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। हम उसको अपना फॉर्म कह सकते हैं कि आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये जो भारत की जो टैक्टिक्स चेंज हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका असर चाइना की बी टीम पाकिस्तान पे भी गिरेगा। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में ये इन दोनों के लिए जो है समय परेशानी का ही होना है, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्मी की मैन पावर जो है वो है, हमारे यंग ऑफिसर्स और जवान शायद दुनिया के सबसे अच्छे जवान और ऑफिसर हैं। हमारे पास में हथियारों की कोई कमी नहीं है, गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। हम आराम से इनसे एक महीने दोनों से दो हाथ कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास तो 12 दिन लड़ने के लिए हथियार और पैसा और कुछ भी नहीं है, वो तो कंगाल हो जाएंगे, वो लड़ ही नहीं सकते हैं। जी तो जी जल साहब, ये सब ऐसी गीदड़ भपकी इनकी चलती रहेंगी। जल साहब, इससे कुछ गीदड़ नहीं होने भपकी भी वाला। कहना मुझे लगता है ये वो मुल्क है जहां पर गूगल में अगर आप पाकिस्तान और इमरान खान लिखते हैं तो गूगल की जो तस्वीर आती है उसमें वहां के वजीर आजम के हाथ में कटोरा दिखता है और वहां के उनके अपने सिपा सालार मंत्री ये कह देते हैं कि भारत से अब लड़ाई निर्णायक होगी। मेरे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जमीर डैटो भी हैं। जमीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जमीर के पास हम चलेंगे। आशु, मैं आपके पास आता हूं। इस समय कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान की दीदों में इतनी ताकत कैसे आ गई कि ये ख्वाब भी देखने लगा कि वो भारत से निर्णायक लड़ाई करेगा? वो भूल गया 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, वो भूल गया 2019 की एयर स्ट्राइक, वो भूल गया करगिल, वो भूल गया 65, वो भूल गया 71। देखिए, आजकल के युद्ध में खाली आमने सामने की लड़ाई से काम नहीं चलता है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि आजकल की लड़ाइयां बहुत महंगी हो गई हैं, जो पाकिस्तान उसको अफोर्ड तक नहीं कर सकता है। जिस पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए खाना पीना नहीं है, वो क्या इस महंगी लड़ाई को लड़ सकता है इंडिया के साथ में? जहां पर कि इतने महंगे गोले बारूद, इतने महंगे साइबर लड़ाइयां, इतने महंगे एयरफोर्स की लड़ाइयां, आर्टी गन्स, क्या वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? एक एक गोला जो इतना महंगा चलता है, उसको पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? तो पाकिस्तान को तो चारों तरफ से इतना प्रेशर है कि मैं ये महसूस करता हूं कि पाकिस्तान सरवाइव कर जाए जो नेशन, वो भी बहुत ज्यादा होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले 10 साल में इस तरह का पाकिस्तान रह पाएगा जैसे आज है। मुझे लग रहा है अगले 10 साल में पाकिस्तान के 3 टुकड़े जरूर हो जाएंगे और पीओके भारत के पास आ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को यह सोचना कि वो भारतवर्ष के साथ युद्ध कर सकता है, बिल्कुल उसका एक गीदड़ भपकी या एक मैं कहूंगा शेख चिल्ली की बात होगी। जी तो जी कल साहब, पाकिस्तान को पहले अपनी औकात देखनी चाहिए भारत जैसे देश के साथ पंगा लेने से पहले। जी जी पंगा लेने से पहले अभी जमीर डैटो जुड़ जाएं तो मैं कर्नल साहब जमीर से जो सवाल पूछूंगा मैं वही पूछूंगा। मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह है। आशीष, शेख रशीद, आप लगातार आशीष देख रहे थे, मैं देख रहा था। आज जो शेख रशीद की रिपोर्ट चली, शेख रशीद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं थरथराकर माइक उनके हाथ से छूट जाता है, लड़खड़ाने लगते हैं। ये अफीम और भांग खा के तो कहीं बयान नहीं देते। ये काफ़ी फ़नी मिनिस्टर्स में से एक गिने जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये एक अपनी पाकिस्तानी अवामी लीग जो एक पार्टी है उसके लीडर है, रेलवे मिनिस्टर हैं। रेलवे मिनिस्टर का कोई लेने देना होता नहीं है, इसलिए कि पीयूष गोयल को आपने कब सुना था लास्ट टाइम पीओके पे या फिर पाकिस्तान पे या फिर चीन पर बात करते हुए? पर ये एक तरह से हम फनी ले सकते हैं, लेकिन ये गहरी साजिश होती है। 2 बातें संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा। ये पब्लिक रैलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस तरह से बातें कर करके 2 चीज़ें अचीव करते हैं। पहला तो जो पाकिस्तान की आम जनता है उसे इंडिया के खिलाफ भड़काते रहना। इंडिया ने क्या किया था, जब किया था तब उन्होंने कुछ नहीं रिटेलिएट कर पाए, ना ही एयर स्ट्राइक के टाइम पे और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, और युद्धों पे जो हमने जीते हैं उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ।
कुछ पाकिस्तान कर नहीं पाता है। भाड़े के जहाज हैं, भाड़े के टैंक हैं और भाड़े की बंदूकें हैं, भाड़े के हैंड ग्रेनेड्स हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी बार बार पाकिस्तान के मिनिस्टर्स द्वारा होती क्यों? वो भी ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिसका दूर दूर से लेना देना नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैटर्स पर। ना ही वो डिफेंस मिनिस्टर है, ना ही वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, और ना ही कोई दूर दूर से ऐसी मिनिस्ट्री देखते हैं। बहुत ज्यादा इनका रिलेशन हुआ तो शायद कभी अटारी वाघा बॉर्डर तक कोई ट्रेन बोलना चाहेंगे आपकी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। बिल्कुल, और ये आम लोगों को भड़का भड़का कर केवल और केवल अपनी जो नाकामयाबी है, विशेष तौर पर जो भी कोविड से रिलेटेड हो रही है, जो लोन्स लेके हो रही है, दूध पेट्रोल के दाम इतने पाकिस्तान में बढ़े हुए हैं, उससे डाइवर्जन करने के लिए बस ये डरा के रखें लोगों को कि पाकिस्तान पर अटैक होगा, पाकिस्तान पर अटैक होगा। जिन ड्रोन्स की वो बात कर रहे हैं, आप DJI के आप ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का है। छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, वो जो कैमरा और शादियों में शूट करने के लिए होते हैं, वो मिलेंगे आपको, वो शूट कर रहे हैं। पता नहीं वो ड्रोन कौन से अटैक हो गए। लेकिन एक बड़ी बात है मनीष जी, जो कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस तरह के स्टेटमेंट ना केवल और केवल पाकिस्तान अभी चीन के साथ में जो कुछ हो रहा है उसके मद्देनजर कर रहा है। उनको ये पता है, इस बात को भली भांति जानते हैं कि इंडिया चीन से भी एक कदम पीछे नहीं हटा रहा है, उनसे भी लगे हाथ दो हाथ कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान अगर अपने लोगों को डरा के नहीं रखेगा तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे। उनकी आर्मी, 3 दिन पुरानी घटना बताता हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी हेडक्वार्टर में जाते हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड प्रेजेंटेशन के लिए। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर को बुलाया जाए और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन में INB मिनिस्ट्री रिलेटेड प्रेजेंटेशन के लिए? ये रुतबा है पाकिस्तानी आर्मी का। तो ये जो मिनिस्टर बोलते हैं ना, ये पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरह बोलते हैं। उनकी भाषा, उनके दिए हुए सेंटेंसेस, उनका एजेंडा बोलते रहते हैं। जी जी आशीष, आपने बड़े विस्तार से एक एक बात परत दर परत आपने खोलने की कोशिश की और बेनकाब करने की कोशिश की कि सेना, पाकिस्तानी सेना और ISI किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत को चलाते हैं, यानी कि ड्राइव करते हैं। शाजिया, अब वक्त है कि पाकिस्तान को हंदवाड़ा के बाद हमने एक के बाद एक कई आतंकी कमांडरों को ढेर किया है। जी हां, ढेर करने के बाद अब वक्त है, मौसम भी हमने बदल दिया अपने नक्शे में। गिलगिट बाल्टिस्तान का हमने मौसम दिखाना शुरू कर दिया। चीन एक चाल खेल रहा है। चीन वो चाल खेल रहा है कि नेपाल और पाकिस्तान की तमाम बड़ी परियोजनाओं में अपना पैसा दे देकर उनके मुंह में ठूस रहा है, और वो वही चाहता है, जो करवाना चाहता है वही उनसे करवा भी लेता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन आप देखिए भारत ने कितनी समझदारी और सूझबूझ के साथ कैसे ना सिर्फ पाकिस्तान को एक तरह से बचाव मुद्रा में खड़ा कर दिया है, लेकिन चीन को खासतौर से ऐसे मौके पर एक तरह से बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया के सामने और काफी आइसोलेट किया है। आप एक एक करके देखिए, अगर घटनाक्रम देखें, अभी भी आप ही एक UN की एक रिपोर्ट भी आई है 7 घंटे पहले ही, और आप देखेंगे चाहे यूनाइटेड नेशंस हो और उसके ऑब्जर्वर्स हो और उसके ऑब्जर्वेशंस हो, या फिर FATF हो, और आप उसमें देखिए किस तरह से हाफिज सईद को लेकर कितना प्रेशर है, या फिर आप देखिए OIC जो इस्लामिक कार्ड जो खेल रहे थे इमरान खान और पाकिस्तान, उसमें भी कैसे मालदीव्स और सऊदी अरेबिया सब जो है भारत का साथ ले रहे हैं। वहीं आप देखिए चीन में हमने देखा कि चीन और भारत के बीच में जो भी LAC को लेकर जो स्टैंड ऑफ रहा है, उसको बहुत ही कायदे से और एक बहुत ही एक बराबरी और समानता के साथ दोनों देश जिम्मेदारी के साथ मिलकर उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक ये होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक्टिविटी रही है चाइना की तरफ से, खासतौर से LAC पर, उसको लेकर तो भारत से पूरी तरह से अपनी दिक्कत शाजिया मैं आपके पास आऊंगा। शाजिया मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे। ये वो मुल्क है जो हाथ में आधे आधे और एक एक पाव के एटमी बम की धमकियां देता है और भारत से युद्ध लड़ने की बात करता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है।
देश का सवाल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर जिसका इंतजार सारी दुनिया को है। जी हां, एशिया के दो ताकतवर मुल्क के बीच द्विपक्षीय बातचीत आज हुई। भारत चीन कमांडर स्तर की बैठक की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दी गई है। हमारी सीमा में निर्माण पर आपत्ति बेवजह भारत ने कहा है। चीन ने भारत से निर्माण रोकने की मांग की है। अप्रैल 2020 की स्थिति बनाए रखे चीन। भारत ने कहा है गलवान से चीन अपने सैनिक हटाए। भारत ने दो टूक कहा है। भारत ने चीन से अपने सैनिक वापस बुलाने की बात कही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार सारी दुनिया को था कि आखिर भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत सैन्य स्तर पर जो हो रही थी उसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दी गई है। ये तस्वीरें लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह, हमारे साथ हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, भारत ने दो टूक साफ कर दिया कि अब बात होगी हमारी शर्तों पर होगी। ये स्टार्टिंग से ही भारत का रुख काफ़ी कड़ा रहा है और इससे पहले भी जब हमने देखा था कि जब कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक लेवल पर मीटिंग्स हो रही थी, अलग अलग ऐसे लगभग डजन भर से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है, जो उनमें से ज़्यादातर मीटिंग्स फेल हुई और तभी लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लेवल पर मीटिंग हो रही है। इन सब जो जूनियर लेवल पर मीटिंग्स थी उसमें भी बातों को काफ़ी स्ट्रांगली रखा गया था और इसीलिए क्योंकि भारत एक भी कदम पीछे लेने के लिए तैयार नहीं था और कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए सारी मीटिंग्स फेल हो रही थी और कड़े रुख के वजह से इस मीटिंग को हाई लेवल तक लेके जाना पड़ा है। थोड़ा सा प्रोसीजर बहुत संक्षेप में बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो कि 14 कोर कमांडर है, बेसिकली ये वो कोर है जो लेह लद्दाख का एरिया देखता है, उसके अंडर में आता है। जैसे ही वो नदन आर्मी अपने वापस बेस पर पहुंचे, वहां पर नदन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। लेफ्टिनेंट जोशी ने लगभग अब से आधे घंटे पहले अपने रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस के साथ में, कमेंट्स के साथ में उस रिपोर्ट को फटाक से आर्मी हेडक्वार्टर भेज दिया और आर्मी हेडक्वार्टर के आते ही आई थिंक अभी हम जैसे ही बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, पीएमओ, एमईए, ये सारे मिलकर आगे क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी आशीष, आपने विस्तृत जानकारी दी। हमारे साथ मेहमानों में आज देश का सवाल हम पाकिस्तान पे कर रहे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा गरमाया और खासकर द्विपक्षीय बातचीत को लेकर सारी दुनिया की नजरें थी कि आखिर एशिया की ये दो महाशक्ति बातचीत में क्या निकलेगा। जी हाँ, हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार और कर्नल शिवदान सिंह हैं। इससे पहले कि मैं अपने मुद्दे की ओर जाऊं, मेजर जनरल JKS परिहार, एक छोटा कमेंट। चीन और भारत के बीच की बातचीत का ब्यौरा सामने आ चुका है। ये हमें एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा ही होगा और जब भी कोई आपदा आती उसमें बड़ी चीज निकलती है। भारत का जो स्टैंड है, स्ट्रांग स्टैंड, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको हटना है, यही रहेगा। और ये जो है पाकिस्तान पे भी रिफ्लेक्ट होगा। स्ट्रांग आर्मी, न्यूक्लियर सपोर्ट, स्पेस एंड फाइनेंस, हिंदुस्तान के पास सब कुछ है वर्ल्ड पावर बनने के लिए। आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की जरूरत है और रिस्पांस की जगह अब आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और 2070 तक का अपना प्लान हर 10 साल के हिसाब से आपको आगे तेजी से पूरा करने की एक्शन। जल साहब, मैं आऊंगा क्योंकि हमें अपने मुद्दे पर भी लौटना है। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह है। कर्नल साहब, भारत और चीन के बीच की बातचीत का ब्यौरा सामने आ गया, प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी भी दे दी गई है, अब आगे क्या? देखिए, आगे यही है कि हमने जो विश्व के 4 देशों के साथ एक ग्रुप बनाया है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया हैं, उस ग्रुप को इकोनॉमिक लेवल से इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि हमें चाइना को बाइकआउट करने की कोशिश करनी चाहिए, धमकी देनी चाहिए चाइना को। और इस धमकी से चाइना घबराएगा क्योंकि चाइना अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है। जो बिना इकोनॉमिक्स के चाइना सस्टेन नहीं कर सकता वर्ल्ड में और अपने कंट्री में खुद। तो इसलिए चाइना केवल इस वक्त फाइनेंस की भाषा समझेगा, इसलिए आर्थिक मंच तैयार करना चाहिए भारत को चाइना के विरुद्ध। कल साहब, हम अपने मुद्दे की ओर लौटते हैं। बिल्कुल समझ जाएगा। हम अपने मुद्दे की ओर लौटते हैं और ब्रेक के पहले मैंने कहा था ये वो मुल्क है जो भारत को आंखें दिखाता है और ये भी बताता है कि हमारे पास आधा किलो
1 किलो के एटम बम हैं। ये भारत से दो दो हाथ कैसे करेगा? शाजिया, एक और स्ट्राइक की जरूरत दिखाई देती है। बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो टाइमिंग है, आप देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो चाइना की भी फसीहत हो रही है इस कोविड मामले को लेकर, और ओवरऑल जिस तरह से अमेरिका ने भी अपना रुख पूरी तरह से बहुत ही सख्त कर दिया है चाइना को लेकर, और यूरोपियन यूनियन भी करने जा रहा है। तो अगर आप देखें इस टाइमिंग को, जिस तरह से चाइना भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा है, और जो इकोनॉमिक सुपर पावर की बनने की और उसको उस फ्रंटियर पे लड़ने की जो बात अभी कर्नल साहब कर रहे थे, और उसके हिसाब से भी, टाइमिंग के हिसाब से, ये मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। तो स्ट्राइक अलग अलग तरीके से होती है, और हर एक स्ट्राइक जो है मिलिट्री होना जरूरी नहीं है, वो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकली भी होती हैं। और जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और एक सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं और ऐसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मुझे लगता है वो एक वर्ल्ड मार्केट को एक अलग नजर से देख रहे हैं, और इंडिया को उस पोजीशन में देख रहे हैं जो पोजीशन में इंडिया जो है, जिस स्ट्रेंथ की पोजीशन में इंडिया जो है। लेकिन शाजिया, मुझे ऐसा लगता है ये लतखोर मुल्क है। लतखोर मुल्क पाकिस्तान को बीच बीच में डोज देना, इंजेक्शन देना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, और वो डोजेजेस मिल रही हैं। आप देखिए लगातार जो है, आप देखिए जिस तरह से आप लॉकडाउन के ही पीरियड में देखिए, आप देखिए रमजान में भी वो कतराए नहीं जरा से भी आतंकवादी और दहशतगर्दी करने से, लेकिन एक एक करके, चाहे रियाज नाइकू हो या उससे पहले बुरहान वानी हो, या उनके पूरे जितना भी उनका पूरा जो दहशतगर्दी की दुकानें हैं, एक एक करके वो खत्म हुई हैं। कितने उनके अटैक्स, और जी पवित्र शाजिया, पवित्र रमजान के महीने में इनकी नापाक सोच सामने आती रही, और भारत ने ईद के मौके पर इन्हें मुंह तक मीठा नहीं किया, मिठाई तक नहीं खिलाई जो सीमा पे खिलाई जाती है। आशीष, आधा आधा किलो, एक एक किलो, एक एक पाव के एटमी बम की बात करते थे ये शेख रशीद। ये बातें एक्चुअली हमारे लिए कम और उनकी आवाम के लिए ज़्यादा होती है, और वो डरा के नहीं रखेंगे तो उनके लोग उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेलवे मिनिस्टर साहब जरा बता दीजिए कि ट्रेन के किराए इतने ज़्यादा क्यों हैं, रेलवे लाइंस कहाँ पर आप बिछा रहे हैं, क्या केवल चीन से जो पैसा आ रहा है वो उसी पर रेलवे लाइन बनेगी, या फिर इनके अपने देश में भी फाइनेंशियली या फिर टेक्नोलॉजी वाइज कुछ बेहतर करने की ताकत है, इसीलिए वो आधा किलो 5 किलो इस तरह की बम की बातें करते रहेंगे। क्योंकि वो बात नहीं होगी ना तो एक सिविल वॉर हो जाएगा पाकिस्तान में। जितने आतंकवादी ग्रुप हैं वो सब, उनमें से आधे से ज़्यादा इन्हीं पर हावी हो जाएंगे। उन्हें पता है कि इस तरह से डरा के रखेंगे तो जो कश्मीर के नाम पर ये लोग कैनन फॉडर की तरह जो टेररिस्ट लेके आते हैं, जो 5,000 से 50,000 रुपए तक फैमिली को देके एक एक लोग मरने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर सीमा पार करके, वो इन्हें इसके लिए इस तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, उस तरह के रिक्रूटमेंट के लिए, और यही वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कहा, रेलवे मिनिस्टर है, इनका क्या लेना देना इनसे, इन्हें पाकिस्तान, इनको पास एक्चुअली में कोई डेटा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, इनके पास नंबर भी नहीं होगा, लेकिन ये वजन कितना है उस बॉम्ब का उसका दावा करेंगे। ये सीरियसली शेख चिल्ली हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि ये अभी पाकिस्तान के साथ में लगातार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पिछले कई सालों में, अब ये सीखने सुधरने वाले हैं नहीं। कितनी भी आप स्ट्राइक कर लीजिए, देखिए जो युद्ध हार के, एक नहीं कई युद्ध हार के नहीं सीखा, तो वो एक एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से सीखेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस देश की बुनियाद ही आतंकवाद, इसकी पहचान ही आतंकवाद है। अगर आप आतंकवाद निकाल लीजिए, हाँ यहाँ पर हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वहां क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? हथगोले मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, AK-47 टेररिस्ट लोगों को दिए जा रहे हैं, वहां पर जिहाद के नाम पर बात हो रही है। पहचान ही है। आप पाकिस्तान से आतंकवाद को 1 मिनट के लिए सोचिए और अलग कीजिए। आप बताइए पाकिस्तान को किस चीज के लिए आप याद करेंगे? कुछ नहीं। आप मेंटली सोचिए कि, दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट के लिए सोचिए कि आतंकवाद और पाकिस्तान को अलग करके देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, नाम ही नहीं आपको याद आएगा, किसी चीज के लिए जाना जाएगा। नेपाल तक को आप सोच लेंगे कि एक हिंदू राष्ट्र है, वहां पर मंदिर है और काफी कुछ अच्छी चीजें होती हैं, एवरेस्ट के नाम से जान जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आप एक चीज नहीं सोच पाएंगे जैसे ही आपने आतंकवाद हटाया, और यही वो पनप रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेजर जनरल JK परियार,
जल साहब, आपसे भारत अमेरिका की मैत्री दुनिया भर में डंका बज रहा है। आप देखिए, सामरिक दृष्टि से भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो एक करार साइन किया है, यह अपने आप में एक डर और माहौल पैदा कर रहा है, चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। और दूसरी बात, जैसा एबटाबाद में ओसामा के साथ अमेरिका में किया था, अमेरिका ने जिस तरह से ओसामा ऑपरेशन किया था, आपको नहीं लगता कि भारत को भी ऐसा वहां घुसकर जो बड़े आतंकी हैं उनके साथ कर देना चाहिए? देखिए, भारत ने जरूर पुलवामा करना चाहिए। का अब वो जो टाइम बदला आएगा, लिया मुझे लगता था, है वो भी टाइम आएगा, वो ये होना ही है। और जल साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जल मैं परिहार शुरू करूं या कर्नल साहब बोलेंगे? ठीक है, ठीक, ओके। ये समय आना ही है। भारत का जो है न्यूक्लियर पावर, जैसे मैंने कहा, स्पेस में कॉन्फिडेंस, मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमी में डेवलप हो रहा है। अभी तक हम प्रो रिस्पॉन्स करते थे, अब हम प्रो एक्टिव होंगे। अटैक, उसमें हमारा डिफेंस आएगा और इसका असर आपको दिखेगा। और ये आपको नजर आएगा कि चाइना पे जो दिख रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे कि भारत जो है वो डायरेक्ट अटैक करेगा। जी जल साहब, कर्नल शिवदान समय की बात है, मेरा ख्याल है 2025-27 में भारत बिल्कुल बदल जाएगा। यानी पाकिस्तान खंड खंड बढ़ जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं जल साहब आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कर्नल शिवदान सिंह, कर्नल साहब, जल साहब ने एक बड़ी बात बोली है और आपने भी इसका जिक्र किया था। भारत के इरादे, भारत ने अपनी संसद में, गृह मंत्री ने साफ कर दिया था, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अखंड भारत पीओके भारत का हिस्सा होकर रहेगा। बिल्कुल। देखिए, 1947 से लेके आज तक इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो पूरे JNK को उन्होंने भारत में विलय के लिए साइन किया था। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके पूरा भारत का है और लीगली भारत को ही मिलना चाहिए। तो इसका जो ऑक्यूपेशन है उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपनी जो उल्टी सीधी नीतियों के कारण उसने वहां के सिंधियों को और वहां के जो दूसरे स्टेट हैं, बलूचिस्तान वगैरह को, इतना आंदोलित कर दिया है कि वो अलग होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी जी। और इस पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पूरे देश को संगठित बना के रख सके। इसलिए बहुत जल्दी आप देखेंगे 2-4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये टुकड़े होके रहेंगे, क्योंकि इसकी अपनी नीति आतंकवाद पर आधारित है और ये आतंकवादी खुद इस पाकिस्तान को उसका निशान तक ले जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस समय अगर बात घबराने की जरूरत नहीं है। आप विदेश मंत्रालय भी कवर करते हैं, आप विदेश नीति को काफी करीब से जानते हैं। आशीष, शेख रशीद का जो आज बयान है, भारत इसको किस तरह से लेगा? ये अटेंशन नहीं मिल रहा है ना पाकिस्तान को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू, और क्योंकि भारत का अटेंशन चीन पर है, तो ये अटेंशन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये वो वाली बात है। और विदेश मंत्रालय मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ खास तवज्जो या फिर इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लोकल आवाम के लिए, उनके जो लोकल वोट बैंक है उनके लिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी एक संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि हम न्यूक्लियर वाली बात हमारी हो रही थी। देखिए, हमारा एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जिसके तरह हम NFU, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडिया को, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बलूचिस्तान से लेके काफ़ी जगहों पर पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सिविल अनरेस्ट है कि वो देश खुद ही खंड खंड हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान से, वैसे खुद ही हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की पाकिस्तान ने अगर कभी हिमाकत की ना, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर बोलते रहते हैं, वो एक डालेंगे और कितने डालेंगे? एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे एक शहर पे देश के, चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, दिल्ली हो। उसके बाद अगर भारत ने 3 डाल दिया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, तो वो तो देश ही नक्शे से मिट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। अब ये क्योंकि उनसे पूछ नहीं रहा है कोई, उनकी बात नहीं कर रहा, उनका वर्चस्व ही भारत विरोध पर है। लेकिन भारत अब इतना बढ़ गया है कि अब वो चीन के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है और पाकिस्तान के साथ में नहीं कर रहा है, जो कि पिछले कई सालों तक करता रहा है। ये नया भारत है आशीष,
ये माफ नहीं करता, साफ कर देता है। जी हाँ, देश का सवाल में आपने मेहमानों को सुना, पाकिस्तान की बुजदिली देखी कि वहां का एक रेल मंत्री किस तरह से भारत के लिए जहर उगलता है और कहते कहते ये कह देता है कि भारत इस बार पाकिस्तान से पंगा ना ले। हम भी ये कह देना चाहते हैं कि शेख चिल्ली, शेख रशीद, भारत से पंगा मत लेना वरना नामो निशान मिटा देंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ शाजिया इल्मी, मेजर जनरल JKS परिहार, कर्नल शिवदान सिंह और मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल